कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 6 साम्यावस्था। तो इसमें हम 4 अंक के प्रश्नों की बात करते हैं। आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का जो भी कंटेंट चाहिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और उसकी प्लेलिस्ट से जाके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए साम्यावस्था स्थिरांक की विशेषताएं क्या क्या उनको समझते हैं। किसी निश्चित ताप पर किसी भी अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान निश्चित होता है। तो सीधा निश्चित ताप पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान क्या हो गया? निश्चित हो गया। दूसरा है, किसी भी अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का मान दाब तथा आयतन पर निर्भर नहीं करता है। फिर है अगला, साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिकारकों व क्रियाफलों के प्रारंभिक मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि साम्यावस्था के उनके सांद्रण पर निर्भर करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ताप पर, ये निश्चित ताप पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान निश्चित होता है, दाब पर निर्भर नहीं करता, आयतन पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि साम्यावस्था में जो सांद्रण होता है उन पर निर्भर करता है। यदि अभिक्रिया विपरीत कराई जाती है तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान पूर्व अभिक्रिया का विलोम होता है, अर्थात यदि k है तो जो विपरीत क्रिया हो जाएगी तो साम्यावस्था स्थिरांक 1/k हो जाएगा। अब यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को 2 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त नई अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक पूर्व में ज्ञात साम्य स्थिरांक का वर्गमूल हो जाता है। तो यदि आप उसमें 2 से विभाजित करेंगे तो जितना भी साम्यावस्था स्थिरांक होगा वो उसका वर्गमूल होगा। इसके बाद यदि हम साम्यावस्था स्थिरांक में 2 का गुणा कर देते हैं तो नई अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक उसका पुराने वाले साम्य स्थिरांक का वर्ग हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यदि अभिक्रिया को 2 चरणों में लिखा जाता है तो इन पदों का साम्य स्थिरांक K1 K2 है, तो कुल साम्य स्थिरांक K1 गुणे K2 हो जाएगा। तो 2 पदों में यदि होने वाली क्रिया है तो उसके साम्य स्थिरांक का लगातार हमको क्या करना है? गुणनफल कर देना है, तो उसका कुल साम्य स्थिरांक निकल आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक साम्य से क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चलिए रासायनिक साम्य की बात कर लेते हैं। किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों तथा क्रियाफलों के सांद्रण में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? साम्यावस्था पर अग्र और प्रतीप अभिक्रियाओं का वेग समान होता है, क्रियाकारकों तथा क्रियाफलों की आपेक्षिक मात्राएं साम्य मिश्रण में स्थिर होती हैं, साम्यावस्था पर अभिक्रिया रुकती नहीं है बल्कि अग्र अभिक्रिया प्रतीप अभिक्रिया के समान वेग से निरंतर होती रहती हैं, ताप, दाब या सांद्रण में परिवर्तन करा के साम्य की स्थिति को बदला जा सकता है, साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल्टा G बराबर शून्य होता है। तो इस तरह से ये रासायनिक साम्य की विशेषताएं हैं, इनको आप याद करिएगा। अब यहाँ दोनों प्रश्नों को समझना है, ये साम्यावस्था स्थिरांक की विशेषताएं हैं और जो अभी हम पढ़ें वो रासायनिक साम्य की विशेषताएं हैं। तो दोनों में अंतर है, रासायनिक साम्य और जो है साम्यावस्था स्थिरांक, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगला प्रश्न है तो इसको समझिएगा। साम्य स्थिरांक Kp और Kc में संबंध स्थापित कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए कि Kp बराबर KcRT डेल्टा n पावर में होता है। इस तरह से हमको लाना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, सब लोग समझते हैं इसको। Kp तथा Kc में संबंध क्या है? चलिए, तो माना एक रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक A और B तथा उत्पाद C और D सभी गैसीय अवस्था में हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं AA प्लस BB, और ये जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई, दोनों तरफ तीर लगा है तो ये CC और DD है। तो यहाँ पर जो A और B और ये छोटे स्मॉल लेटर में लिखे हैं ये इसमें मोलों की संख्या है। अब यहाँ पर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार हम यहाँ पर Kc लिखते हैं। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा? पहले हमको यहाँ पर उत्पाद लिखना पड़ता है, तो
तो ये C लिख दिए, अंदर इसका सांद्रण हो गया, और ये जो C लिखा है उसके मोलों की संख्या हो गई। इसी तरह से ये D लिखा है कैपिटल D वाला, इसका सांद्रण हो गया और D उसके मोलों की संख्या हो गई। इस तरह से हमको सबसे पहले यहाँ उत्पादों को लिखना है। फिर अनुपात में हमको किसको लिखना, अभिकारकों में लिखना है। तो यहाँ पर सांद्रण A हो गया और इसमें मोलों की संख्या स्मॉल a हो गई, इस तरह से लिख देना है। यहाँ B सांद्रण है और मोलों की संख्या स्मॉल b है, तो इस तरह यहाँ पर उत्पादों को लिख देना है। जब ये हम साम्यावस्था में लिखते हैं तो यही Kc कहलाता है, साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। अब यहाँ पर आंशिक दाब के नियमानुसार हम क्या करते हैं, यहाँ हम सभी का दाब ले लिए हैं। तो ये C का दाब है और इसके मोलों की संख्या, ये D का दाब है, P का मतलब प्रेशर है, और यहाँ पर ये जो D है उसके मोलों की संख्या। इस तरह से यहाँ A लिख दिए हैं, B लिख दिए हैं। यहाँ भी लिखने का जो तरीका है वही है, सबसे पहले हम उत्पादों को लिखते हैं। जैसे यहाँ C लिखे हैं, यहाँ D लिखे हैं, ये हमारे पास C है और ये D है, और ये जो P लिखा है उनका दाब कहला गया, और ये जो C और D लिखा है उसके मोलों की संख्या हो गई। इसी तरह से हमको यहाँ से देख लेना है, ये हम अभिकारक लिखेंगे तो ये A लिखा है, B लिखा है, और P का मतलब A का दाब ये हो गया, P का ये B का दाब हो गया, इसमें मोलों की संख्या हो गई। इस तरह से जब हम आंशिक दाब के नियमानुसार लिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, Kp, ये दाब पर साम्य स्थिरांक है। अब आदर्श गैस समीकरण की बात करते हैं तो PV इक्वल टू होता है nRT। तो P इक्वल टू क्या निकलेगा यार, इसमें V का पक्षांतर कर देंगे तो N/V RT होता है, और ये एकांक आयतन में मोलों की संख्या को हम सांद्रता कहते हैं, तो N/C को हम लिख देंगे C, और RT तो हमारे पास है ही। तो यहाँ जो P का मान है वो P किस में बदल जाएगा, CRT में बदल जाएगा। अब इसको हम कैसे हल करेंगे देखते जाना है, आपको समझते जाना है। तो ये वाला समीकरण है, देखिए इस समीकरण को हम ये लिखे Kp, और यही वाला पूरा समीकरण उतार दिए हैं जो ऊपर लिखा था। अब हमको सब में CRT लिखना है। तो यहाँ देख लीजिए, ये मैं लिखा CRT और यहाँ पर C लिख दिया, ये लिख दिया DRT, ये D लिख दिया, ये लिख दिया ART और A लिख दिया, ये BRT और B लिख दिया। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सांद्रण लिखना है, तो यहाँ पर जो सांद्रण है इससे हम जो इससे लिख रहे हैं, पहले उत्पाद का लिखना है। तो यहाँ पर सांद्रण क्या है, C, इसलिए यहाँ पर लिख दिए CRT, और इसमें मोलों की संख्या C है तो C लिख देना है। इसी तरह यहाँ पर D वाला जब हम करेंगे तो लिख देंगे DRT, और इसमें मोलों की संख्या D है तो D लिख दिए हैं। इसी तरह से हमको अब यहाँ पर अभिकारक का लिखना है, तो ये बटे में अभिकारक का लिखते हैं, A लिखे तो ART, और उसके ऊपर उसका मोलों की संख्या A लिख देंगे। यहाँ BRT देखिए B है तो BRT लिखेंगे, उसके मोलों की संख्या B लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे। अब यदि हम ये घात देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, घात को हमको ये देखना है। तो यहाँ पर घात क्या है, इस घात को अंदर रखेंगे तो ये सब की घात में, जैसे यहाँ पर CRT है तो यहाँ पर यदि हम इसको घात अंदर रखेंगे तो C की घात C, और यहाँ RT की घात C और T की घात C, सब के साथ घात आ जाएगी। तो इस तरह से इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो यहाँ देखिए, यदि C की घात C है तो ये C की घात C बचेगी। RT अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि RT सब में कॉमन है, तो RT बाहर निकालिए। देख लीजिए यहाँ RT इधर भी है, RT इधर भी है, RT इधर भी है, RT इधर भी है। इसको काट नहीं देना है क्योंकि घात सबकी अलग अलग है। यहाँ पर RT लिखे, फिर यहाँ पर RT की घात क्या है C, यहाँ RT की घात D है तो ऊपर की घात में हम जोड़ देंगे। अब नीचे की घात में RT की घात A है और यहाँ B है तो ये हो जाएगा A-B। इस तरह से यहाँ पर नीचे की घातों को घटा देंगे। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा है C, तो C की घात C हो गया, D की घात D हो गया, A की घात A हो गया, B की घात B हो गया। इस तरह से इसको करना है। आप इसको एक बार लिख के करेंगे। अब यहाँ पर ये जो मान आया तो आप इसमें से देख लीजिए, यहाँ पर जब आप मान मिलाएंगे तो ये मान किसका हो गया, ये मान हो गया आपका इसका, देख लीजिए Kc का। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, Kc लिख देंगे। तो अब ये जो मान आया ये Kc का आ गया, तो इसकी जगह पर हम Kc लिख दिए तो ये Kc हो गया। फिर ये RT है तो RT हो गया। और ये जो मोलों का अंतर है, उत्पादों और अभिकारकों के मोलों का अंतर, उसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा n, माने C + D - A + B का मान डेल्टा n है, माने मोलों का अंतर। तो ये उत्पादों की मोलों की संख्या और ये अभिकारकों की मोलों की संख्या का अंतर डेल्टा n हो गया। तो इस तरह से ये Kp और Kc में संबंध होता है। तो Kp इक्वल टू हो गया Kc RT इन ब्रैकेट डेल्टा n इसकी पावर में। इस तरह से हमको इसको संबंध बताना है। तो एक बार इस सवाल को ज़रूर करना है, ये अक्सर आता रहता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 450 केल्विन पर
K बराबर 2.0 इंटू 10⁻10 बार की साम्य अवस्था अभिक्रिया के लिए 2SO2 गैस, O2 गैस, ये साम्य अवस्था 2SO3 गैस, इस ताप पर K का मान क्या होगा। तो अब K का मान हमको ज्ञात करना है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो हमारे पास यहाँ जो Kp दिया है, ये Kp का मान है, यहाँ ये Kp बराबर है, तो Kp बराबर ये हो गया इतना। अब यहाँ पर Kp का जो सूत्र होता भी संबंध निकाले हैं, ये ऊपर निकाले थे, तो ये है Kp बराबर Kc RT डेल्टा n, यहाँ पर ये इकट्ठा घात में है इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम जब करेंगे इसको, तो चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से ये सूत्र बन गया। अब हमको निकालना है डेल्टा n। तो डेल्टा n कैसे निकालेंगे, तो ये अभिक्रिया दिया है। तो पहले ये उत्पाद का हम मोलों की संख्या देखेंगे। तो उत्पाद की मोलों की संख्या कितनी हो गई, 2, ये लिख दिए। अब इसके बाद हमको अभिकारक की कुल मोलों की संख्या देखना है, तो इसमें घटाते हैं। तो अभिकारक कितना हो गया, इसमें 2 मोल हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 मोल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमको लिखना है। पहले अभी यहाँ पर उत्पाद का लिख लेंगे, उत्पाद के मोलों की संख्या 2 हो गई। फिर यहाँ अभिकारक का लिख लेंगे, तो 2 है और यहाँ पर ये 1 है, और इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1। तो डेल्टा n का -1 हो गया। अब ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र से हमको Kc का मान निकालना है। तो ये Kp का मान दिया है 2 × 10 की घात -10, ये वाला मान हम ये लिख दिए हैं, 2 × 10 की घात 10 है। अब यहाँ पर R का मान 0.0831, ये जो R का मान होता है ग्राम में, इसको हम कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो T का मान है, ये 450 केल्विन है, तो 450 केल्विन लिख देंगे। यहाँ डेल्टा n का मान -1 है, तो -1 लिख देंगे। अब यदि हम इसको माइनस को हटाएंगे, इसकी घात को धनात्मक करेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो 2 × 10 की घात 10 तो पहले से था और ये आ गया। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो 7.4 × 10 की घात 11 मोल प्रति लीटर इसके सांद्रण साम्य अवस्था स्थिरांक का मान हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इसको हल करना है। अब अगला प्रश्न था, एक HI, ये गैसीय अवस्था में है, का सैंपल 0.2 वायुमंडलीय दाब पर फ्लास्क में रखा गया है। साम्य अवस्था पर ये जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड का आंशिक दाब 0.04 पाया गया है। दिए गए साम्य स्थिरांक के लिए Kp का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दाब स्थिरांक की बात करते हैं, तो इस समीकरण को हम लिख दिए 2HI, ये H2 हो गया, ये I2 हो गया। तो प्रारंभिक अवस्था में हम इसका लिखेंगे, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में तो इसको रखे भर हैं, ये 0.2 होगा, इसका सांद्रण 0 और 0 हो जाएगा। फिर जब हमको साम्य अवस्था मिलता है, तो इसका जो सांद्रण है 0.04 हो गया। तो जो इसका सांद्रण हो जाएगा, ये इसके अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है कि कितना हो जाएगा। तो 0.4 है, तो ये 4 चौको 16 हो गया, ये भी 4 चौको 16 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये है, और ये इनका आधा आधा हो जाएगा, तो बटे में 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसका जब निकालेंगे, तो इसका जो वायुमंडलीय दाब हो जाएगा 0.08 ATM इसका हो जाएगा, 0.08 ATM इसका हो गया, क्योंकि ये समान रूप से ही दोनों बन रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से हमको दाब निकाल लेना है, अभिक्रिया को लिख लेना है। अब यहाँ पर जो है ये 0.16 आया कैसे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो HI दिया था, इसका मान साम्य अवस्था पर 0.4 था। अब जब ये क्रिया करेगा तो पहले कितना था, 0.2, तो 0.2 में से ये 0.04 घटा देंगे तो 0.16 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में इतना था, अब इतना ये खर्च हो गया। तो खर्च होने के बाद शेष क्या बचा, 0.16 बचा। अब 0.16 में ये 2 हिस्से हो जाएंगे, एक इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, इसलिए इनका आधा आधा कर दिए, तो इतना इतना दाब हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको Kp का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उत्पाद का देखते हैं। तो ये दाब PH2 का दाब हो गया, ये दाब I2 का हो गया, और यहाँ पर किसका दाब हो गया, HI का हो गया। लेकिन यहाँ घात 2 है, तो यहाँ ऊपर 2 भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर मान रखेंगे, तो इसका मान 0.08 यहाँ पर ये हो गया H2 वाला, और फिर ये I2 वाला कितना है, 0.08 ये हो गया। अब यहाँ जो HI का है, तो यहाँ पर 2 अणु हैं, इसलिए यहाँ पर 2 बार हमको ये लिखना होता है। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 ATM। तो इस तरह से यहाँ पर इसका दाब हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका मात्रक कुछ नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक
ये है। तो ये व्यंजक दिया है, व्यंजक के लिए संबंधित संतुलित समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें अभिकारक। तो अभिकारक इसमें ये NO है, तो ये NO लिख दिए, और जो घात होती है वो सामने लिख देते हैं। इस बार हमको ये दिया है साम्यावस्था स्थिरांक, इससे हमको क्या बनाना है, समीकरण। और समीकरण से हम क्या बनाते हैं, ये तो आपको समझना है। सबसे पहले जो बटे में होता भी कारक दिए होते हैं, ये जो होती अणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ NO है, तो NO लिख के हम क्या लिख दिए 4, प्लस H2O है और उसमें 6 हैं, 6 अणु बने हैं तो 6 लिख दिए। ये क्या हो गया, अभिकारक। अब साम्यावस्था है तो तीर अग्र और पश्च दोनों बन जाएगा। इसके बाद यहाँ अभिकारक की बात करते हैं तो 4NH3 लिख गया और ये 5O2 लिख गया। इस तरह से हमको इसको हल करना है। तो इस तरह से हमको अभिक्रिया बना लेना, इनकी संख्या इसमें लिखी हुई है। बस ये बात ध्यान रखना है कि ये हमको लिखना है उत्पाद तरफ, ये लिखना अभिकारक तरफ। अब 700 के ताप पर अभिक्रिया H2 गैस I2 गैस 2HI2 के लिए साम्य स्थिरांक 54.8 है। यदि साम्य अवस्था पर 0.5 मोल प्रति लीटर HIG इसी ताप पर उपस्थित हो तो H2I2 के सांद्रण क्या होंगे। अभिक्रिया की प्रारंभ के रूप में HIG को लेकर प्रारंभ की गई 700 केल्विन तक साम्य स्थापित हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम समीकरण को लिखते हैं। हमारे पास H2 है, I2 है, ये 2HI इस ये समीकरण दिया है। इसी समीकरण को तो हमको उतार देना है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि H2 का मान हमको पता नहीं तो x लिख दिए, I2 का मान भी पता नहीं x लिख दिए, और यहाँ पर जो इसका मान है 0.5 मोल प्रति लीटर है तो हम यहाँ पर इसको लिख दिए हैं। अब इसका हम जो है साम्यावस्था स्थिरांक का सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभिकारक लिखते हैं, तो ये अभिकारक लिखेंगे, इसकी घात 2 है। यहाँ पर अणु की संख्या 2 है तो यहाँ इसकी घात 2 लिख देंगे। फिर हमको यहाँ पर उत्पाद लिखे। अब उत्पाद के बाद अभिकारक लिखेंगे, तो यहाँ H2 हो गया, I2 हो गया, इनमें अणु की संख्या 1 है तो यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। अब हमको मान पता है, K का मान कितना दिया है 54.8 दिया है तो 54.8 लिख दिए। HI का मान 0.5 है तो 0.5 लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। इनका मान XX है तो XX लिख दिए हैं। अब इसको यदि हम हल कर देंगे, यहाँ x का वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो x का मान 0.068 आ जाएगा। तो इसका जो है साम्य पर H2I2 का जो सांद्रण है 0.068 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ये PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के शुद्ध सैंपल को खाली पात्र में इतने केल्विन पर रखा गया है। साम्यावस्था स्थापित होने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सांद्रण इतना हो जाता है 0.5 × 0.1 मोल प्रति लीटर पाया गया। यदि साम्य स्थिरांक Kc का मान 8.3 × 10⁻³ हो तो साम्य पर PCl3 एवं Cl2 के सांद्रण को बताइए। तो चलिए इसी समीकरण को सबसे पहले लिख देते हैं। तो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सांद्रण हमको दिया है कितना, ये तो ये हम इसका सांद्रण लिख देंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो 0.05 आ जाएगा। और इसका सांद्रण हमको पता नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए x, ये ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन है। अब यहाँ सबसे पहले हमको अभिकारक का लिख देना, ये उत्पाद का लिख देना है। तो ये PCl3 है, ये Cl2 है, इसमें मोलों की संख्या 1 है तो इसके कोष्टक के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसमें भी कोष्टक के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही अणु है। अब यहाँ पर ये जो सूत्र है इसमें मान रख देते हैं। तो Kc का मान ये दिया है, इतना लिख दिए हैं। PCl3 का मान 0.05 है तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का मान भी यहाँ पर ये x है तो यहाँ पर क्या लिख दिए x, और ये Cl2 का जो सांद्रण है ये भी x है तो ये भी x लिख दिए। अब इसका 0.05 है तो ये लिख दिए। अब इसका इधर गुणा करके इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.02 पर मोल इस तरह से आ जाएगा। तो इस प्रश्न से आपको आंकिक प्रश्न भी तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये पाठ समाप्त होता है। आप जो है सारे चैप्टर के वीडियो देख करके आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं प्रश्नों की। थैंक यू।